स्टूडेंट फॉर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस पॉलिटी के मॉडर्न इंडिया के एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए हैं, एंशियंट, मिडाइवल। आज हम मॉडर्न एमसीक्यूज सोल्व करेंगे। मैंने आपको लगातार मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज के साथ साथ मैंने लेक्चर्स भी यूट्यूब पे रहे हैं, जिसको देखकर आप आसानी से क्वेश्चंस बना सकते हैं। और ये हमने खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट बच्चे, जो खासकर एनडीए के बच्चे जो सितंबर में एग्जाम आने वाली, उनके लिए क्वेश्चन लेकर आए कैसे आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज रहेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिन पे हमें चर्चा करना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपको मैच फॉलोइंग लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट से सेकेंड लिस्ट को मैच करना है। ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। अब आपको पता होना चाहिए एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था और उसके बाद कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 1780 के करीब हुआ था, ठीक है ना। बहुत लंबे समय, 3-4 सालों तक ये चला था वॉर। तो इसमें जो ट्रीटी हुई थी वो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ सालबाई। ट्रीटी ऑफ सालबाई के बाद ये वॉर खत्म हो जाता है। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये 1805 के समथिंग होता है सेकंड मराठा वॉर। तो इसमें ट्रीटी ऑफ बैसिन हुआ था, ठीक है। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में ये हुआ था 1817-18 में, ठीक है ना, थर्ड। तो इसमें पेशवा बाजीराव सेकंड, यशवंतराव होलकर, अप्पा साहेब भोसले डिफीटेड हो गए थे ब्रिटिशर्स से। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा 2-1-3-2-1 आपको यानी कि पूरा मैच करना है। इसमें कहाँ पर है, तो ऑप्शन में मैचिंग में आप देखोगे तो ये आपको ऑप्शंस कहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ये ऑप्शंस 2-1-3 के बेस पे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 2-1-3 यहाँ पे है, कुछ करेक्शन मेंशन, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा। 2-1-3 इसका सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है द ट्रू इंपैक्ट ऑफ यूरोपियन कॉमर्स इन इंडियन वॉज सीन। यूरोपियन जो कॉमर्स था उसका इंडिया पर क्या इंपैक्ट रहा है, उसको हम देखेंगे। उसका इंपैक्ट क्या रहा तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या इंपैक्ट। व्हेन कॉलोनियल रूल वॉज स्टेब्लिश इन इंडिया, व्हेन देयर वॉज डेफिनेट ट्रेंड टुवर्ड्स मनी इकोनॉमी इन इंडिया, व्हेन इट्स इफेक्टेड इंडियन मिडिल क्लास एंड ऑफ दिस। सबसे इंपॉर्टेंट जो यूरोपियन कॉमर्स के इंडिया पर क्या इंपैक्ट हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हेन कॉलोनियल रूल वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, इसका इंपैक्ट ये थी भारत को कॉलोनी बना लिया था उन्होंने, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपैक्ट था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको देखना है कौन सा सही है। फर्स्ट, द एंग्लो फ्रेंच वॉर वर फाउट इन द कार्नेटिक रीजन, बिल्कुल सही है। सेकेंड, द मद्रास वॉज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो French war and was given back to the English in 1748. Third, a battle of Saint-Ouen was fought between Nawab of Carnatic and the French. ये भी सही है। तो लगभग यहाँ पे सारे ऑप्शन सही जा रहे हैं। तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका थर्ड, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस सही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फिर से आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और एनडीए खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। पहला, द सिख लीडर बंदा बहादुर वॉज कैप्चर एंड किल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर फरुखसियर। देखो आपको पता होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह के बाद इसको बंदा बहादुर ने सिखों को लीड किया था, बाद में फरुखसियर ने के समय उनको पकड़कर उनको मार दिया गया। नेक्स्ट है, द मराठा फाउट विद अहमद शाह अब्दाली एट पानीपत ड्यूरिंग द रीजन ऑफ एम्परर शाह आलम सेकंड। मुगल एम्परर शाह आलम के समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अटैक किया था और मराठों को हरा दिया। तो दोनों ही सही है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है, बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। देखो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था। अब ट्रीटी ऑफ पुरंदर आपको पता है एक शिवाजी औरंगजेब के बीच में हुआ था, लेकिन ईयर आपको दे रखा है 1776, जब मराठों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। उसके बाद द मराठा एंड द इंग्लिश के बीच में हुआ था, जिसमें नाना फडणवीस और जो लॉर्ड डलहौजी के अनुयायी के बीच में हुआ था, जिसमें ये मान लिया गया था कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की सत्ता जो थी उसको ऑथराइजेशन दे दिया गया था इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली आपको मैच करना है। तो देखो एक तरफ बैटल ऑफ बक्सर दे रखा है, ये सारे बैटल से जो किन के बीच में हुआ थे। तो हम देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर में दे रखा है मीर जाफर एंड क्लाइव, तो ये तो मैच नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये मीर जाफर नहीं था ना ही क्लाइव के बीच हुआ था। बैटल ऑफ वांडीवॉश ये हुआ था फ्रेंच एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये लगभग सही जा रहा है, तो ये सही है, ये नहीं है। बैटल ऑफ चिलियाला मराठा डलहौजी एंड मराठा ये भी गलत है, और बैटल ऑफ खारदा ये निज़ाम ईस्ट इंडिया ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका सही है, करेक्टली मैच हो रहा है। तो वांडीवॉश का वॉर जो 1760 में हुआ था फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। नेक्स्ट, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डिड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन आया, बच्चे कंफ्यूजन हो जाते, गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया वो कब बने, क्योंकि इसके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो वो एक्ट था द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, डलहौजी हैज बीन रिगार्डेड एज द maker of modern India because he brought about reforms and made beginning in many fields which one among the following was not one of his scheme of reform। डलहौजी ने जिसमें मॉडर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत सारी उसने बात की थी कि ये मॉडर्न इंडिया को चेंज रहेगा, इनमें से क्या चीज़ नॉट पूछा है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि इनमें से क्या चीज़ नहीं थी। पहला है एजुकेशन रिफॉर्म, बिल्कुल वुड डिस्पेज एक्ट 1854 में आया था, तो ये तो था बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, देखो रेलवे 1853 में आ गई थी, तो बिल्कुल ये भी था। डलहौजी का जो टेन्योर है वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा, ठीक है। उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये भी हो चुका था, तीनों सही। लेकिन अब देखना फैक्ट्री एक्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर, ये नहीं था। तो इसका मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसके हिसाब से? राइट आंसर हो जाएगा डी। नॉट पूछा है, नॉट वन ऑफ द स्कीम ऑफ रिफॉर्म, क्या स्कीम रिफॉर्म नहीं था। तो फैक्ट्री एक्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ इंडियन लेबर्स, ये डलहौजी के रिफॉर्म से रिलेटेड नहीं है, तो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर सेपरेट इलेक्टोरल फॉर डिप्रेस क्लास। देखो कौन सा ऐसा ऑफर था जिसमें डिप्रेस क्लास, जब मैं आपको गांधीयन फेज जब पढ़ाया तो मैंने उसमें बताया था कि पूना पैक्ट हुआ था, रैमजे मैकडोनाल्ड का एक अवार्ड आया था जिसमें डिप्रेस क्लास को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया जा रहा है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड अवार्ड 1932, जिसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की थी डिप्रेस क्लास के लिए। अंडर हुज वॉइस रॉयल्टी द व्हाइट म्यूटिनी ऑकर, देखो व्हाइट म्यूटिनी कब हुई थी? आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1858 में खत्म कर दिया गया था। उसके बाद एक साल के बाद ही कुछ ब्रिटिश ऑफिसर और सैनिकों में हुआ था, तो उस समय भारत के जो वायसरॉय थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, who's among the following finally removed the Maratha Peshwa from his position, captured his territory and sent him off to distant place। देखो मैं बता दूं 1718 में थर्ड मराठा वॉर के समय मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड को हरा दिया था। वो कौन से इसमें से वॉयसरॉय था? तो मैं बता दूं लॉर्ड हेस्टिंग था। एक वॉरेन हेस्टिंग, एक लॉर्ड हेस्टिंग। तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय मराठा पेशवा हार गए थे थर्ड वॉर में, और उनको फिर बाद में विठूर भेज दिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट, विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियन टू टेक सम शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। तो कौन सा एक्ट था जिसमें भारतीयों को कुछ पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे दी गई थी? तो हम बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें पहली बार 3 भारतीयों को काउंसिल में लिया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मैच करना है फिर से आपको लिस्ट, एक तरफ ईयर दे रखा है और कौन से ईयर में क्या क्या चीजें हुई। तो हम देखते हैं 1764 में क्या हुआ, तो इसमें देखेंगे क्या है 1764 में, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। बैटल ऑफ बक्सर आ गया, तो बिल्कुल बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था, जिसमें एक तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, ठीक है, और शाह आलम जो मुगल बादशाह, और एक तरफ से हेक्टर मुनरो था। तो 1764 में हुआ, बिल्कुल सही। 1829 में हमें पता है, जो यहाँ पे देख लो एबोलिशन ऑफ सती हुआ था, ठीक है ना,
जिसके लिए कानून आया था। 1854 में वुड डिस्पेज एक्ट आया था, बिल्कुल सही है। और 1856 में क्या था, विडो रीमैरिज एक्ट बना था। तो ऑप्शन क्या जाएगा, 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन देख लीजिए, 4, ठीक है, 3, 1 और 2। ऑप्शन सी में ये सब मैच कर रहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसे आपको ईयर वगैरह सारी चीजें याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बिल्कुल आपसे आता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको देखना है, इसलिए ईयर भी याद रखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, देखो रेलवे 1853 में आया था और स्टेट रेलवे की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, तो थोड़ा सा लेट हुआ है। आप ये देख सकते हो 68 के समथिंग हुआ है। भूटान वॉर पहले हो चुका था, ठीक है ना। ड्यूरेंट कमीशन, ये भूटान वॉर जो है समय समय पर कई हुए, लेकिन 1865 के समथिंग हुआ था। ड्यूरेंट कमीशन 1893 में बना और इस ड्यूरेंट कमीशन के अकॉर्डिंग भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा निर्धारित की गई, पार्टीशन बंगाल 1905। तो सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पर आप सारी चीज़ देख सकते हो कि जो शुरुआत हुई किसकी, भूटान वॉर हुआ, क्योंकि ये तो रेलवे स्टेट रेलवे की बात 1868 में। तो आप यहाँ देख लीजिए, भूटान वॉर यानी 2, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे 1, उसके बाद आप ड्यूरेंट कमीशन यानी 3, ठीक है, और उसके बाद आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल 4, ठीक है। तो क्या देखना है आपको, 2, 1, 3, 4। तो यहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में इज ए राइट आंसर। विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग एक्ट फर्स्ट मेड द प्रोविजन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन हाई कमिश्नर इन द ग्रेट ब्रिटेन। किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इंडियन हाई कमिश्नर जो है वो अपॉइंटमेंट हो गया था, किस एक्ट के कानून के तहत ये सारी चीज़ें आई थी। तो अगर यहाँ ऑप्शन में आप देखोगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ देखी जाएगी। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है या पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स कहा जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो गई थी। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सो कॉल्ड होम चार्ज इन ब्रिटिश इंडिया। किस पार्ट को सो कॉल्ड होम चार्ज ऑफ ब्रिटिश इंडिया कहा जाता है? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिवेंचर, चार्ज ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, गारंटी इंटरेस्ट ऑन रेलवे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स टू द शेयर होल्डर। तो इसमें बता दूं, चार्ज फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को होम चार्ज इन ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, मतलब ये उसका पार्ट नहीं था। डिड नॉट फॉर्म पार्ट सो कॉल्ड होम चार्ज इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। तो ये इसका पार्ट नहीं आता, बाकी सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट, हु prophesied that the railway would become the forerunners of modern industry। भारतीय में एक तरह क्रांति का काम करेगा रेलवे, ये किसने बोला था? ये बोला था डलहौजी ने, क्योंकि डलहौजी के समय ही रेलवे की भारत में शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर मेड एन अटेम्प्ट टू एस्टिमेट हर पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया। किस फ्रीडम फाइटर ने पर कैपिटल ऑफ इनकम के बारे में बात की थी? देखो, आपको पता है दादा भाई नौरोजी, उस समय उन्होंने द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बताया था कि पर कैपिटल इनकम भारतीयों की 20 रुपये थी, 1868 के समथिंग दिया था। तो दादा भाई नौरोजी पहले इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट है ना, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू फर्दर ग्रोथ ऑफ रूरल पॉवर्टी बिकॉज द पीजेंट। क्या कारण था कि ये सब कुछ चीज़ें हुई थी, है ना? इस कारणों में से एक बताना है आपको। गॉट यूनिमरटी प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस, मतलब उनको सही प्राइस नहीं दिया जाता था। वॉज एक्सप्लोटेड बाय द मर्चेंट एंड अदर मिडिल मैन, बिल्कुल हैड टू एक्सेप्ट फिक्स प्राइस फॉर हिज प्रोड्यूस। वॉज लेफ्ट विद नो मनी बाय फूड ग्रेन ड्यूरिंग फेमाइन एंड अदर नेचुरल कैलामिटी। क्या कारण से कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा जो ग्रोथ ऑफ रूरल पॉवर्टी पर रहा, इसके पीछे जो उनके पूरे कारण थे वो was exploited because was exploited by the merchant and middleman। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हुए, एक्सप्लोइटेड हुए, इन कारण से ये सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट से, prior to 1813 which among the following measures was not adopted by British to exploit the Indian economically। देखो, 1813 के पहले उनकी क्या कंडीशन होती थी
फॉलोइंग मेजर्स एडॉप्टेड ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ने भारतीयों की इकोनॉमी के लिए क्या किया था? इनमें से ऑप्शन है मोनोपोलाइजिंग द ट्रेड, ड्रॉ गुड्स वेयर और पॉसिबल एंड सेलिंग देम द हाई ट्रेड, बिल्कुल सही था। फोर्सिंग इंडियन क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट, फिक्स क्वांटिटी एंड फिक्स प्राइस, ये भी बिल्कुल सही था। लेकिन आपको नोट बताना है कौन सी एडॉप्ट नहीं की थी 1813 के पहले? फ्री ट्रेड पॉलिसी, तो ये ऑप्शन सही रहेगा क्योंकि 1813 के पहले ये पॉलिसी नहीं थी। फ्री ट्रेड पॉलिसी 1813 में ही आती, इसके पहले सब कुछ था लेकिन ये नहीं था। तो आपको नोट पूछा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़िए, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेज द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट विद द एरिया वेयर द वे इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। देखो इनकी जो सिस्टम चलता था जिसमें आपको देखा परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये किस किस एरिया में चलते थे? तो परमानेंट सेटलमेंट की अगर बात करें तो ये कहाँ चलता था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के रीजन्स में ये चलता था। ठीक है, तो फोर्थ में रैयतवाड़ी की बात करें तो साउथ इंडिया में आ जाइए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ईस्ट बंगाल में चलता था। ठीक है, और महलवाड़ी की बात करें तो ये कहाँ चलता था? आपका आगरा, अवध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब वाले रीजन में, यूपी वाले रीजन में। तो क्या आ जाएगा? 412, ऑप्शन बी में आप चले जाइए, 412 आपको सही आंसर मिलेगा। तो ये सेटलमेंट्स इंपॉर्टेंट रहे। अब फिर से लिस्ट मैच करना, एक तरफ से आपके पीजेंट्स मूवमेंट है और एक तरफ से रीजन कहाँ कहाँ पर हुआ। तो दो, ये मोपला आउटब्रेक भी है, मोपला 2 बार, एक पीजेंट मूवमेंट भी हुआ, एक मोपला रिबेलियन। तो ये पीजेंट से, तो इसकी जगह कौन सी? मालाबार, केरल में एक जगह आती है, वहां हुआ था। रामोसी पीजेंट 4, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। कुका रिवोल्ट, पंजाब का फेमस कुका रिवोल्ट है, बाबा राम सिंह कुका के नेतृत्व में हुआ। पबना रिवोल्ट, ये बंगाल में है ना, पबना जगह जहां गंगा नदी मिलती है। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो क्या रहेगा? 3, ठीक है ना, उसके बाद 1, उसके बाद 4 और उसके बाद 2। तो 3, 1, 4, 2 कहां दिख रहा है आपको? ऑप्शन में ए, ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन आपके जो बनते हैं तब आप इनको अच्छे से देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपको बहुत क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें आपको राइट आंसर मिलेगा। फिर से आपको मैच करना है। रानी लक्ष्मीबाई, ये तो इजी सारी चीज़ आती, ये 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, आपको मैच करना है। रानी झांसी कहाँ से थी? झांसी से थी। बहादुर शाह दिल्ली से थे। तात्या टोपे कानपुर से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थे। 1, 2, 3, 4। कई बार बच्चे ये चीज़ों को भी गलत करके आ जाते हैं, ईजी चीज़ को भी। ठीक है, नेक्स्ट, फिर से मैच करना। आपको एक तरफ बुक दे रखी है, एक तरफ उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने दो। गीतांजलि फेमस बुक है, किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसके लिए उनको बाद में नोबेल अवार्ड मिला। माय एक्सपेरिमेंट ट्रूथ किसने लिखा? ये गांधी जी की बायोग्राफी है। नील दर्पण को दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की सन्यासी विद्रोह के ऊपर लिखी फेमस पुस्तक है। दीनबंधु मित्र जो बुक है ये इंडिगो रिवोल्ट के ऊपर लिखी गई बुक थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपको देखना है यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, उसके बाद 4 और 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन एडिशन द होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो स्टार्टेड अनदर होम रूल। हम पढ़ चुके हैं, आंसर आप इजी आसानी से दे दोगे। एनी बेसेंट के अलावा कौन था? तो एक ही ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, ये इसको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। महात्मा गांधी बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कब बने थे? एकमात्र सेशन के मैंने गांधी ईरा में पढ़ाया है, कौन सा था? बेलगांव सेशन 1924, एकमात्र प्रेसिडेंट। उसके बाद वो किसी कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट नहीं बने। नॉन वायलेंस वॉज थॉट प्रैक्टिसेड बाय महात्मा गांधी इज रूटेड इन इंडियन डॉक्ट्रिन। भारत के किस सिद्धांत से नॉन वायलेंस लिया था? तो आपको पता है, मैं जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग स्वराज, स्वदेशी, सत्याग्रह, लेकिन हमारा अहिंसा जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अहिंसा, अहिंसो परम धर्म, ये गीता और जैनिज्म का कॉन्सेप्ट। तो इंडियन डॉक्ट्रिन, ये जो डॉक्ट्रिन है ये सब बात के डॉक्ट्रिन, लेकिन इंडियन डॉक्ट्रिन अहिंसा वाला कॉन्सेप्ट से लिया गया। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नो एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? किसको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? देखो मार्टिन लूथर के बारे में बता दूं, ऐसा व्यक्ति मार्टिन लूथर रहा जिसने कैथोलिक धर्म के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म बनाया था। तो भारत में आप देखो कौन व्यक्ति है ऐसा, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद, सब चीज़ अपने। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो वैदिक सभ्यता को स्टेब्लिश करने के लिए जो धर्म था आर्य समाज, उसको स्टेब्लिश किया था, जो इंपॉर्टेंट काम करता था धर्म के ऊपर। ठीक है ना। नेक्स्ट, बाय वर्च्यू ऑफ हिज द एफर्ट्स हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास? किसके प्रयास से पास हुआ था? डलहौजी और बाद में केनिन के समय तो ईश्वरचंद विद्यासागर इसमें मेन रोल था, जिनके प्रयासों से ये पास हुआ था। इंपॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट, वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग वॉज पार्ट ऑफ किस बुक का भी आया था? तो ये आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक का पार्ट है। ऐसे इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आ जाता है। डियर स्टूडेंट, चीज़ों को फोकस करिए, पढ़िए, आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही लेक्चर सीरीज आपके बीच में आती रहेगी, हम आपके बीच में लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।